नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच में समझौता हो गया है। समझौता की जो मीटिंग हुई थी वो इजिप्ट में हुई थी और इजराइल पर एक तरह से दबाव था और दबाव था अमेरिका का था, कतर का था और तुर्की और मिस्र भी इस पर दबाव डाल रहे थे। इसके लिए समझौता तो हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा क्रेडिट ले लिया है। चारों तरफ एक तरह से उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस समझौता को लागू कराना आसान है या नहीं है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये समझौता हो गया। समझौता के तहत होस्टेड जितने जो बंधक बने हुए थे, हमास ने जिनको बंधक बनाया था, उनमें कुछ को रिलीज किया जाएगा, जिसमें कुछ मृतक भी हैं जो मर चुके हैं, उनके डेड बॉडी आएगी, कुछ जिंदा भी हैं। अब ये क्लियर नहीं है, करीब 20 के लोग के आसपास या इस अब कितने हो सकते हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वो वापस आएंगे। कुछ हजार जो इजरायली बंधक हैं, इजरायलियों को कैद किया है, जो फिलिस्तीनियों को कुछ इजराइल ने कैद किया है, उनको भी रिलीज करेगा। यानी दोनों की तरफ से बंधकों का एक्सचेंज होगा। कुछ हमास छोड़ेगा और कुछ हजार जो बंधक बनाए हैं इस लड़ाई में इजराइल ने, वो इजराइल भी छोड़ेगा। इस समझौता हो गया है। दूसरी चीज़ की जो मानवीय सहायता जो है गाजा में, जो वहाँ पर दवाइयों भोजन का जो दिक्कत है, जो उसको भी अब एक तरह से छूट दे दी गई है। यानी इस समझौता के बाद उनको जो रिलीफ कैंप्स में जो ज़रूरत सामान है उनको सप्लाई लाइन चालू हो जाएगा। और उसके बाद एक तरह से समझौता के लिए समझौता मान लिया जाए कि समझौता हो जाएगा। 72 घंटे का टाइम मिला है, यानी सोमवार तक हॉस्टेज को जितने हॉस्टेज हैं रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद लेकिन एक बात और, अभी लड़ाइयाँ थमी नहीं है। यानी इजराइल की तरफ से गोलाबारी चल रहा है, क्योंकि अभी समझौता को सोमवार तक के लिए आगे बढ़ाया गया कि सोमवार से ये लागू होगा। तब तक इजराइल अपना बैठे बैठे क्या करे, तो कुछ बम ही फेंक दे रहा है। तो वो चल रहा है वो अभी। सबसे बड़ी चीज कि ये समझौता क्या लागू हो पाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि दबाव में लिया गया फैसला शायद बड़ी मुश्किलों में से ही लागू हो पाता है, क्योंकि नेतन्याहू दबाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका का दबाव है, जिस तरह उन्होंने कतर पे हमला कर दिया, और कतर के बाद देखिए, कतर पर हमला एक तरह से जो इजराइल ने किया था, इस कतर का हमला नहीं पूरा का पूरा गेम को पलटा है। क्योंकि कतर एक तरह से पर्दे के पीछे से एक समझौता करा रहा था, लेकिन समझौता के कराने के बाद उसकी झुकाव भी कहीं ना कहीं हमास के तरफ थी। और कतर पे जब हमला हुआ तो मुस्लिम वर्ल्ड के जो शीशे के महलों में रहा करने वाले देश हैं, वो एक तरह से घबरा गए कि भाई, अगर इजराइल कहीं पलट के हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, और जिस तरह हम लोगों ने अमेरिका को खुश करके अपने आप को थोड़ा एक तरह से शांति बना के रखा है अपने यहाँ, अगर हमारे यहाँ भी शांति भंग हो गई तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। यानी जैसे जितने कतर हो गए हैं, सऊदी अरब हो गए हैं, ये लोग अमीरी में जी रहे हैं, ऑयल से इनको काफ़ी पैसे आए हैं और ये पूरी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो अब लग्जरी लाइफ के मैंने शीशे के महलों पर अगर बम गिरना शुरू हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ये लोग थोड़ा डरे हुए थे, और ये इनका डर ही इस समझौता को कराने में कामयाब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमास पर पूरी तरह तीन लोगों ने दबाव डाला है कि भाई, अब जैसा हम लोग कहते तो वो करना पड़ेगा, नहीं तो हम फंड तो देते ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे से तो लोग फंड देते ही देते थे सब मुस्लिम वर्ल्ड हमास को। मेन डोनर के रूप में अगर कोई था तो ईरान था, लेकिन ये लोग भी देते थे। तो अब एक तरह से हमास इस दबाव में आ गया कि जो हमें जहाँ से लड़ने के लिए माल मटेरियल्स मिल रहे थे, हथियार गोला बारूद और पैसे मिल रहे थे, वही लोग अब नाराज हो गए हैं। तो हमास को टिकना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी भी इसमें पेच है, इस समझौते में कुछ पेच है। और पेच क्या है कि सबसे बड़ी चीज की पेच तो ये है कि ये समझौता क्या लागू हो पाएगा। फिलहाल ऊपरी तरफ से तो लगता है कि बिल्कुल लागू हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस पर अपना दबाव डाला है और सबने सहमति भी दी है। लेकिन जब हमास के बारे में थोड़ी हमें अगर स्टडी जब हमने की है, तो पता चला कि हमास कोई ऐसा नहीं है कि हमास कोई एक पार्टी है।
हमास में कई छोटे छोटे गुट हैं जो इसको एक ग्रुप्स को हमास बोलते हैं। समझौता सिर्फ राजनीतिक विंग ने किया है, यानी इस समझौता में जो हमास का जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल विंग था वो समझौता किया है, लेकिन इसका सैनिक विंग है जो आर्मेड फोर्सेस हैं, जो उनके हथियारबंद लोग हैं, उन्होंने समझौता का विरोध किया है। ये बहुत सोचने वाली बात है। यानी समझौता तो हो गया, लेकिन एक तरह से सब लोग बारूद बैठे हुए हैं, एक चिंगारी लगी और समझौता टूटा। यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। अगर जिस तरह की अभी देखिए सबसे बड़ी चीज कि इसमें कुछ धोखाधड़ी भी होने की संभावना है। यानी हो सकता है कि हम इजराइल के लोग बहुत सारे अपने फिलिस्तीनियों को रिलीज करें और वो लोग बंधकों को छोड़े ही नहीं, या अगर छोड़ दें तो कुछ लोग जो जिन्हें जिंदा बता रहे हैं उनको मार के भेजने के, भाई ये तो पहले से मर चुके थे, इनको गोली मार दी मरे हुए हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें लग रही हैं। हालांकि इसमें इतना आसान नहीं है कि जिंदे लोगों को हमास मारकर उसने बनाएगा, क्योंकि मेडिकल उसका टेस्ट वगैरह होगा ही, तो ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमास के लोग जो हैं, जो उनकी जो आर्मेड फोर्सेस हैं, वो इस समझौता से सहमत नहीं है। और दूसरी चीज, नेतन्याहू के साथ भी घरेलू एक तरह से प्रेशर है उन्हीं के जो गठबंधन में जो राइट विंग है, वो लोग इस समझौता का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये समझौता होता है तो एक तरह से हमास जैसे आतंकी संगठन को हम मान्यता दे रहे हैं। यानी हम हमास जैसे संगठन को एक फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको पेश करने जा रहे हैं, यानी फ्रीडम फाइटर के रूप में हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो फ्रीडम फाइटर हो जाएंगे। तो हमें एक आतंकी संगठनों को एक आतंकी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ऐसा जो नेतन्याहू के पार्टी के जो राइट विंग के लोग हैं ये कह रहे हैं। यानी समझौता को लेकर उनकी घरेलू राजनीति में भी विवाद है। विपक्ष की जो उनकी पार्टियां हैं वो एक तरह से बैलेंस बना के चल रही हैं और उन्होंने स्वागत भी किया है बहुत सारे लोगों ने। लेकिन सबसे दिक्कत उनके गठबंधन के साथी ही हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के जो साथी हैं वही थोड़ा एक तरह से नाराज हैं कि हमास से समझौता कुछ नहीं करना चाहिए था, हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए था, उनका कहना है। दूसरी चीज कि क्या हमास के लड़ाके हथियार डालेंगे, क्योंकि इन जितने हमास के छोटे छोटे गुट्स जो हैं वो हमास के एक छतरी के नीचे आकर एक हमास का नाम जो दिए हैं, इनमें आपसी मतभेद है। ये एक तरह से हथियार डालने के पक्ष में नहीं है। तो जिस तरह बात की गई है कि इजराइल ने बोला है कि आपको हमास को कि आपको गाजा छोड़ना पड़ेगा, हथियार डालना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान दिखता नहीं है। यानी इनमें कोई भी पक्ष जब चाहे इस समझौतों को तोड़ने का बहाना खोज सकता है। यानी बंधकों में से कुछ को बंधक को छोड़ा जाए, कुछ को अभी भी अपने कस्टडी में रख लिया जाए और फिर बाद में उनसे फिर डील होने लगे। यानी चाहे दोनों पक्ष की बात मैं कर रहा हूं, तो किसी भी संभावनाओं से ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह का समझौता कभी भी खत्म भी हो सकता है। हालांकि पॉलिटिकल दबाव है, पूरी दुनिया का दबाव है। दूसरी चीज कुछ इसमें एक तरह से कॉन्स्पायरेसी थ्योरी भी काम करती है, डोनाल्ड ट्रंप का ही काम कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एक देखिए, जो कतर पे हमला हुआ है ना, बड़ी सोच समझ के हुआ है। यानी एक तरह से तोता का जान नहीं, कहानी बचपन में आपने सुना होगा कि जो कैरेक्टर होता था उसका जान तोते में होता था, तो तोता को पकड़ लो तो वो भी मरता था, वही वाली बात है। यानी हमास का जो एक तरह से जो फेस कतर बन के आया था, यानी मीठा मीठा बन के और अंदर ही अंदर मदद करके, तो इस तरह के चीज़ को इजराइल समझ रहा था कि आप जो ये गेम कर रहे हैं हम समझ रहे हैं। इसने जो हमला कराया उसके ऊपर, यानी जो कतर पे हमले हुए हैं, इससे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड डरी, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया। और ये डर के मारे जो ट्रंप साहब के दरवाजा खटखटाएं, और ट्रंप साहब तो ये चाहते ही थे कि इस तरह हो। यानी अब ट्रंप पैसा पंप कराएंगे गजा में, एक तरह से गजा में वो बिजनेस लेंगे। यानी जो मुस्लिम वर्ल्ड कहेगी भाई आप मुस्लिम बहुत ज़्यादा हिमायती हैं, तो चलिए पैसा लगाइए अब गजा का निर्माण करने के लिए। और इनकी ये जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियां और अमेरिका की कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगी और उनका पैसा और ये निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लेंगी और अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी। ये अमेरिका का एक तरह से पूरी तरह से प्री प्लान्ड है। और
अमेरिका के दिमाग में ये बात है कि हमें भी गजा को, यानी जो फ़िलिस्तीन वाला एरिया है, उसको हाईली डेवलप करके, ठीक उसी तरह जिस तरह कतर चमक रहा है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चमक रहा है, जिस तरह यूएई चमक रहा है, उसी तरह हम गजा को भी डेवलप करें, यानी गजा सिटी को उसी तरह डेवलप करें और उसका पूरा नियंत्रण अमेरिका अपने हाथ में रखे। और यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो अभी लड़ाई मतलब चल रही थी, हमास जो एक तरह से फ्रंट फेज पे लड़ रहा था, इसको अब कुल मिलाकर गजा छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जो सप्लाई लाइन थी वो टूट चुकी है। कोई मुस्लिम वर्ल्ड अब उनके लिए दया नहीं दिखाने वाला है और बिना फंड के वो टिक नहीं पाएंगे। ये बात राजनीति विंग समझती थी, यानी हमास की जो राजनीति विंग ये बात को समझ रही है, इसलिए उसने एक समझौता भरा, एक होशियारी वाली पहल करते हुए इस समझौता पर राजी हो गए। लेकिन जो सैनिक विंग है ये नहीं समझता है, उसे नहीं पता है कि फंड कहाँ से आ रहा है, वो तो सिर्फ लड़ना जानता है और इसीलिए वो अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हम इस समझौतों को नहीं मानते हैं। खैर आगे देखिए क्या होता है, समझौता रहता है, टूटता है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्रेडिट लेकर इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, ये समय बताएगा। आज के अंक में भी इतना ही। बस आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।